हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के आज के सेशन में हम 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो टोटली यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरी 3 मार्क्स। लेकिन आज के इस सेशन में हम 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि एक अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर गिवन है। आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू भी गिवन है और आपसे जो अर्थ का सेल्फ कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है माइक्रोफेराड्स के अंदर, और आपने जो भी आंसर आता है उसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो सेल्फ कैपेसिटेंस अर्थ का मालूम होना चाहिए जिसकी वैल्यू होती है 4πr, और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और सभी वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उन सबको जैसे रखेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 712 माइक्रोफेराड, यानी कि आप आंसर लिखेंगे 0712। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटीग्रल की वैल्यू है इसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है और जो t की पावर है वो हमारे पास में नेगेटिव है, यानी -1 है। अब इस क्वेश्चन में जो बहुत स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की है वो ये है कि गामा फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास जो दोनों टर्म्स थे उनको कैंसिल कर दिया और आंसर जो है 0 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गामा फंक्शन होता है जब उसको डिफाइन हम करते हैं तो ये जो डिफाइन होता है ये हमारे पास n ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप -1 रखेंगे तो गामा फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब जब भी e की पावर -t इंटू जो भी हमारे पास फंक्शन है f ऑफ t, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1/t है तो इस केस में आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ t/t है जिसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास होता है इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी, और जो भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म f ऑफ t का निकल के आता है वो इंटू dt। तो अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर टर्म है जो e की पावर -t है इसमें s की वैल्यू कितनी है 1 है, और e की पावर -10t जो सेकंड टर्म है इसमें s की वैल्यू कितनी है 10 है, और हमारे पास जो f ऑफ t है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अगर हम 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो वो होता है 1/s। 1/s का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आएगा ln(s), ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s। अब यहाँ पर जो है आप इसको जो है लिमिट्स पुट कीजिए। ठीक है, एक बार s, ठीक है, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है तो ln इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि इन्फिनिटी होता है, और अगर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ln इन्फिनिटी फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, हमारे पास जो आंसर है वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ln 1 आएगा और ln 10 आएगा। ln 1 तो 0 होता है, ln 10 बच गया जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है 2.30, और 2.30 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो आंसर विल कम्स आउट टू बी 230। दैट मीन्स 0230 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जस्ट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि एक थिन ट्यूब है जिसकी लेंथ है 1080 मिलीमीटर, जैसा कि आपको शो हो रहा है फिगर में। हॉरिजेंटल एक ट्यूब है, ठीक है, उसका हमारे पास में लेंथ जो है गिवन है, और हॉरिजेंटली जो है इसको टेबल पर रखा गया है। एग्जैक्टली सेंटर पर एक मरकरी जो है पैलेट उसको हमने जो है प्लेस किया है जिसका लेंथ कितना है 180 मिलीमीटर है। अब प्रेशर जो है दोनों तरफ, मरकरी पैलेट के जो दोनों तरफ है जो जिसके अंदर एयर है वहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है P नोट बराबर होता है। अब जैसे ट्यूब को आप हेल्ड करते हैं एट एन एंगल 60 डिग्रीज, तो यहाँ पर जो लेंथ है अबाव और बिलो दी मरकरी यहाँ पर ये हो जाती है 480 मिलीमीटर और 420 मिलीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप 60 डिग्री पर उसको जब आप प्लेस करेंगे तो लेंथ जो है ट्यूब की वो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, अज्यूमिंग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू बी कांस्टेंट। देखिए टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखेंगे दैट मीन्स बॉयल्स लॉ यहाँ पर जो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो इक्वेशन हमें मिलेंगी, एक PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और जो लेंथ है ट्यूब की दैट मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहीं से जो हमारा आंसर निकल के आएगा, हमने जो P नोट की वैल्यू है वो mm में फाइंड आउट करना है ऑफ दैट मरकरी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स बॉयल्स लॉ। लेट अस सपोज कि P1 और P2 जो प्रेशर है वो एयर कॉलम के हैं। ठीक है, जैसे आप 60 डिग्री पर उसको हेल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो एयर हमारे पास में एयर कॉलम बचेंगे तो उनके जो P1 और P2 प्रेशर हमने मान लिए हैं, बराबर नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तब तक जब तक हॉरिजेंटल था, टेबल पर जैसे रखा था हमने ट्यूब को, तब तक जो है उसमें हमारे पास में प्रेशर जो है वो P नोट सेम था। ठीक है, लेकिन जैसे आप 60 डिग्री पर रखेंगे तो प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्यूब का लेंथ है जिसमें प्रेशर P नोट एग्जिस्ट कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है 450 है, तो यहाँ पर हो जाएगा P नोट इंटू 450A, वेयर A इज़ द एरिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू P1 इंटू 480A, दिस इज इक्वल टू P2 420A।
इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया, ठीक है। अब ट्यूब जब हॉरिजॉन्टल था तो उस टाइम प्रेशर डिफरेंस कितना था, P0 माइनस P0, दैट मीन 0 था। लेकिन जैसे ही आप 60 डिग्री पर उसको रखते हैं तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं फिगर से, x जो है उसके साथ में कोसाइन एंगल बनेगा, तो x cos 60 डिग्री हो जाएगा ऑफ दैट मरकरी, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि लेंथ जो है ट्यूब का वो क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाती है, x की वैल्यू 180, हम जो है इसको वापस पुट करते हैं तो P2 माइनस P1 की वैल्यू यानी प्रेशर डिफरेंस आफ्टर द ट्यूब इज़ हेल्ड एट 60 डिग्री एंगल, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है 90। और अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम इस P1 और P2 की जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास निकल के आ रही हैं फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम वापस रख देते हैं और यहाँ से P0 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आती है दैट वाज 672, दैट मीन्स 0672 इज़ द आंसर विच इज़ करेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में किसी पार्टिकल की जिसका मास m है, ग्राउंड स्टेट में हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में हमें गिवन है 2h कट बाय mc। हमें जो है एनर्जी फाइंड आउट करना है इन यूनिट्स ऑफ 10⁻⁻⁴ mc² विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्साइट द सिस्टम टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए एक्साइटेशन जो एनर्जी होती है दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट स्टेट में जो कितनी एनर्जी है माइनस में जो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है ये। तो यहाँ पर जब आप एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 माइनस में हाफ h कट ओमेगा, क्योंकि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, एंड आंसर विल बी कम आउट टू बी h कट ओमेगा, ठीक है। तो h कट ओमेगा की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि x हो चाहे p हो उसमें जो ओड पावर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू गिवन है h कट बाय 2m ओमेगा 2n+1, और x की पावर 4 का भी मैंने दिया है आपको, ये परटुर्बेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए n = 0 हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा √ में h कट बाय 2m ओमेगा। ये वैल्यू तो इन जनरल हमारे पास में कैलकुलेट हुई है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में इतना वैल्यू होता है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू कितनी है, 2h कट बाय mc। दोनों को हम इक्वेट करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, और आप h कट ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और इसको वापस जो है उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एंड आंसर विल कम्स आउट टू बी 1/8। 1/8 मतलब 0.125, ठीक है। तो 0.125 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴ mc² में तो आंसर आ जाएगा 1250, ठीक है। तो 1250 जो है ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया है एनर्जी लेवल्स। देखिए 2 एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2। अब उनकी जो डीजनरेसी है वो कितनी है, 2 और 3 है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमें बताना है 3 पार्टिकल्स के लिए जब उसको हम एनर्जी लेवल E1 में भरेंगे, और 2 पार्टिकल्स जिनको हम एनर्जी लेवल E2 के अंदर फिलअप करेंगे। तो उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फिग्रेशंस या केसेस हमें डिस्कस करने हैं। सो एक तरह से हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ गलती किया है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन g⁴n ये उन्होंने जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं होगा। इसका कारण है क्योंकि जो हमारे पास अगर 1 लेवल होता तो 1 लेवल के केस में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता gi⁴ni। So these are the total number of configurations to select ni number of particles to fill up in the gi number of the states, ठीक है, in one energy level। अगर indistinguishable होते हैं तो n फैक्टोरियल से आपको उसको डिवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए ei लेवल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं आपके पास में, एक लेवल से ज़्यादा हैं, तो फिर उस केस में फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटिस्टिकल वेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यहाँ पर ni फैक्टोरियल अपॉन में आएगा, और n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कैपिटल n है तो उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में आता है। ये फॉर्मूला अडॉप्ट करें, ठीक है, और कैपिटल n फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा अगर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, साथ ही साथ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी हैं। तो 4 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला कब आप अडॉप्ट करें। तो यहाँ पर कैपिटल n की वैल्यू कितनी है, 5 है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, 2 एनर्जी लेवल्स हैं E0 और E1, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2⁻3, डीजनरेसी 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, एनर्जी लेवल E1 है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो किस नेचर की होती है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आंसर जो है कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने पर, 720, यानी कि 0720। तो ध्यान रखना है 72 इसका आंसर नहीं आएगा, 0720 जो है इसका करेक्ट आंसर दिया है जस्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे पास टेंसर से बेस्ड है मैथमेटिकल फिजिक्स में। हमें TIJK एक 3 रैंक का टेंसर गिवन है, डायमेंशन कितना 5 है, ठीक है,
और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है। प्रॉपर्टीज़ देखने से आपको पता चल रहा होगा ये टेंसर जो किस नेचर का है, सिमेट्रिक नेचर का है, ठीक है। और हमें समेशन आई टी आई आई के जो है इसकी वैल्यू 0 गिवन है। देखो समेशन अगर आई ले रहा है तो आई जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रन कर रही है, 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कितनी है, 0 सेम है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीनियर कंपोनेंट्स आएंगे उसमें आप 5 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है रैंक 3 के केस में, रैंक 3 जो टेंसर होता है इस केस में डायमेंशन d है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं ये मैंने आपको कैलकुलेट करवाया हुआ है। कौन सा वीडियो लेक्चर है, गेट फिजिक्स में टेंसर से बेस्ड जो है मैंने लेक्चर बना रखा है, उसमें मैंने इसको जो है यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो उसका कितना वैल्यू आ रहा था, d ऑफ d+1 इंटू d+2 डिवाइडेड बाय रैंक फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 35 कंपोनेंट्स होंगे टोटल, और 35 में से 5 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो आंसर विल बी 30। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है, टोटल चार्ज कितना है, Q रिंग है, एंड इट हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, और ये रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बी नोड है, और एक डिस्क का केस में भी हमने सेम चीज़ ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम चीज़ हमें गिवन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें गिवन है इस केस में 10⁻³ बी नोड, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें हैं। टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू डिस्क कह दिया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा वो हमें गिवन है, और आपने जो रेशियो है चार्ज का उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी, ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर मिस्टेक किया है कि सेंटर जो होता है रिंग या फिर एक चार्ज करंट कैरिंग एलिमेंट जो है आप ऐसे समझिए, तो उसके सेंटर पर कितना होता है, μ0I/2r। तो सेम आपने रिंग के केस में अडॉप्ट किया, सेम आपने डिस्क के केस में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग होता है। देखो रिंग के केस में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप μ0I/2r, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्क के केस में आपको एक रिंग जो है जो कि एलिमेंट होगा उसका वो आपने सपोज करना पड़ेगा आपको। तो उसको आप जब सपोज करेंगे तो यहाँ पर जो रिंग है उसका कुछ चार्ज होगा dq, ठीक है, और रेडियस कुछ स्मॉल r आप सपोज करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम रिंग जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना है वो अगर उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा μ0I/2r, ठीक है, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दैट रिंग। और I की जो वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/T, ओमेगा के जो है उसमें टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल है इसके लिए। तो लेकिन डिस्क के केस में हमने एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो कि एक रिंग होगा जिसके रेडियस स्मॉल r हमने खुद से सपोज किया है, ठीक है, और उस पर चार्ज हमने dq मान लिया। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है उस एलिमेंट का हमने कैलकुलेट किया, तो di आया उसमें टर्म, और di की वैल्यू कितनी है, ओमेगा dq/2π हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों पे, डिस्क पे या फिर रिंग पे कह लीजिए, तो डिस्क के केस में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर dq की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से dq/2π की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वापस पुट कर दिया, और कंप्लीट डिस्क निकालने के लिए 0 से कैपिटल R जो है मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻³ बी नोट। रेशो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और रेशो कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास चार्जेस का जो रेशो आने लग रहा है वो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। सो 2000 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन है, सभी वैल्यूज़ हमें जो है गिवन है, एक VC की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है मिलीवोल्ट्स के अंदर। सिंपली आपने जो है KVL अडॉप्ट करना है, और देखिए यहाँ पर जो है जो जेस्ट ने जो आंसर की में जो माना है 950 मिलीवोल्ट, वो यहाँ पर IB, IC और I की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद में जब सेकंड इक्वेशन आएगी KVL की उसमें आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा ये, ठीक है। लेकिन ये करने से यहाँ पर एरर प्रोड्यूस होगा। मैंने बताया आपको IB, IC, IE की वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करने से एरर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा आंसर की में। तो यहाँ पर इसके अंदर एरर है, ठीक है। आंसर जो आना चाहिए वो 700 आना चाहिए, 700 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली इक्वेट कर दीजिए, और यहाँ से VC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7 वोल्ट्स, दैट मीन्स 700 मिलीवोल्ट, दैट वाज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और बच जाते हैं, एक बाइनरी स्टार सिस्टम वाला, और एक यहाँ पर बचता है एक एयरक्राफ्ट है जो नॉर्थ पोल पर जो है ओवर उसके ट्रैवल करने लग रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, एक स्मॉल बॉब है जो हैंग करने लग रहा है सीलिंग पर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में कोरिलियस फोर्स से बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोरिलियस फोर्स को आप सिंपली जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। सो लगभग tan थीटा जो है कैलकुलेट होगा, tan थीटा =v²/rg, वेयर r इज डिनोट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी 900 km/h है, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 मीटर/सेकंड। कैलकुलेट करना है इसको, आंसर जो है आप रेडियंस में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आंसर जो है वो मिसमैच हो रहा है मेरा, तो आप जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आंसर आता है तो आप मुझे बताइएगा इसका, ठीक है। और बाइनरी स्टार सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है वो डॉपलर इफेक्ट से बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपको रेशो गिवन है मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ,
और मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट कीजिएगा। वेलोसिटी जो है इसमें मच लेस देन है स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसके अंदर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट नहीं है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में अंडर रूट आता है c+v डिवाइडेड बाय c-v, ठीक है, जो रेशो होता है हमारे पास मैक्सिमम टू मिनिमम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके केस में स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं 2021 में उनको सॉल्व करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।